हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश पोद्दार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी को आपके अपने प्यारे परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं लाइव टेस्ट के बारे में। और लाइव टेस्ट में मैं आपके सामने टोटल 25 क्वेश्चंस रखूंगा, 25 क्वेश्चंस रखूंगा। इन सारे क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर्स करना और मुझे आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स आज के इस सेशन में गेन किए हैं। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, इस सेशन को स्टार्ट करूं, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं बच्चों की अगर आपने हमारे परिवर्तन बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो डू इट फास्ट, बहुत जल्द करिए इसको, क्योंकि इसकी जो आखिरी डेट है वो 15 अप्रैल तक है। पहले इसकी डेट 7 अप्रैल तक थी, लेकिन इस डेट को बढ़ा के अभी लॉकडाउन की वजह से इस डेट को एक्सटेंड करके वैलिड अब 15 अप्रैल तक वैलिड कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ी परेशानी है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, तो कर दिया गया इस चीज़ को बच्चों। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें देते हैं आपको मैं बता दूं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि हर जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मैंने कहा था आपसे बच्चों कि हर सब्जेक्ट के बहुत सारे फैकल्टी हैं। मतलब ये अगर एक रीजनिंग की बात करें ना तो रीजनिंग केवल मैं नहीं हूँ, रीजनिंग में मेरे जैसे 4-4, 5-5 फैकल्टी एक साथ आपको मिलेंगे। तो 4 से 5 फैकल्टी रीजनिंग के हैं, इस तरह से मैथ्स के 5 से 6 फैकल्टीज़ हैं, इंग्लिश के भी हैं, बाकी जितने भी हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं। और एक सब्जेक्ट में एक नहीं, एक सब्जेक्ट में 4-4 या 5-5 फैकल्टी हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे टीचर्स हमारे पास हैं। ज्योग्राफी अलग टीचर पढ़ाएंगे, हिंदी अलग टीचर पढ़ाएंगे, इंग्लिश अलग टीचर पढ़ाएंगे। हर चीज़ की हम अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं। और जो हमारे यहाँ क्या है कि जितनी फैकल्टी हैं वो सब कहीं ना कहीं वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत दिनों के साथ बहुत दिनों से उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाया है, तो उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। आप उन एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ साथ जो लाइव क्लासेस हम आपको देंगे इसके जो वीडियोज़ होंगे ना वो ऑफलाइन वीडियोज़ भी आपके पोर्टल पे होगा अवेलेबल। आप वहाँ से भी वीडियो, मान लीजिए अगर आज क्लास नहीं कर पाए या जो लाइव क्लास हुए थे उस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो आप चाहें तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। आप चाहें तो रिवीजन के पर्पज़ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्लासेज होंगी उनमें जो भी डाउट आता है उसका भी हम अलग से सेशन रखेंगे, हम उसके लिए क्लासेस देंगे आपको। उसमें जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगी उससे जुड़े हुए टीचर आपके सामने आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पीडीएफ तो हम देंगे ही आपको, ऑब्वियसली अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अगर आपने हमारे ऑफिशियल ऐप को, जो कि एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप है, वो डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे और अभी जाके डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। जो प्रॉब्लम्स होगी बच्चे, हम लोग उस प्रॉब्लम पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, ताकि आपको इस बार कहीं ना कहीं जिस भी एग्जाम में हो सके, जिस भी एग्जाम में आप फेस करने जा रहे हैं उस एग्जाम में हम आपका सिलेक्शन दिला सकें। और इतने सारे एग्जाम के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसके अलावा और भी किसी चीज़ की एग्जाम की प्रिपरेशन होती है तो आप मुझे बताइएगा, उसकी भी कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इन 2 नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नंबर ये कॉन्टैक्ट करने के नंबर दिया गया है 9873111552 और दूसरा जो व्हाट्सएप का नंबर है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो बच्चों आज के सेशन में, आज का जो लाइव सेशन हम लोग करने वाले हैं, ये सेशन आपके टेस्ट को लेके, और मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट में जो हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, इस 25 क्वेश्चन में 25 के 25 आपसे सॉल्व होने चाहिए। और आज आप सभी के लिए ये मान के चलो कि ये सभी आप सबों के लिए एक चैलेंज के रूप में है। आप इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और 25 के 25 पूरे क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए आज के सेशन में। जिस भी बच्चों का सबसे बढ़िया मार्क्स हो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मैं उन बच्चों का नाम नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा किन किन बच्चों का सबसे अच्छा मार्क्स रहा है। तो आज के सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले वाले सवाल के साथ। तो पहला सवाल क्या दिया देख लीजिएगा, यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। आपको बताना है कि अगर पीस का संबंध काउस से है तो उस तरह से क्रिएशन का संबंध इनमें से किसके साथ हो जाएगा। पीस का संबंध क्योस के साथ है तो बताना है क्रिएशन का संबंध इनमें से किस वर्ड के साथ होगा। तो पहली बात देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको इन वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है। जैसे मैं बता देता हूँ, हिंदी में एक क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिएगा, पीस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति। और क्योस का मतलब क्या होता है, तो क्योस का मतलब होता है अशांति। इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, क्या हो जाता है बच्चों, अशांति हो जाता है। या अफरा तफरी कह सकते हैं, हड़बड़ी वाली बात या अशांति वाली बात या अफरा तफरी वाली बात। मतलब शांति का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, अशांति है। क्योस है तो बताना है क्रिएशन वर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें जैसा इसका मतलब निकल के आया था अपोजिट, वैसे ही इसका भी अपोजिट बनाना है। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए।
ओके, चलिए मैं बता दूं। देखो, जैसे पीस का संबंध क्योस के साथ है, मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं ये। तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, मतलब बनाना होता है ना। तो बनाने का अपोजिट क्या होता है? तो बनाने का अपोजिट होता है बिगाड़ना, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है बिल्ड, मतलब बनाना, ये भी सिमिलर वर्ड है। कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना, ये भी सिमिलर वर्ड है। और मैन्युफैक्चर का मतलब ही बनाना ही होता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। इसका नेगेटिव सेंस चाहिए था, और नेगेटिव सेंस जो दिख रहा है वो डिस्ट्रक्शन से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तोड़ना या बर्बाद करना या तबाही मचा देना, ऐसा कुछ सेंस कह सकते हैं आप। तो चलिए दूसरे वाले सवाल में बढ़ते हैं फटाफट से बच्चों। आज मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस सेशन को हम कंप्लीट करें। 25 क्वेश्चन हैं, और मैं चाहता हूं कि 40 मिनट के अंदर ये पूरे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भी और आपके आंसर्स भी मुझे मिल जाने चाहिए तब तक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक बार चेक करके जल्दी से बताइएगा, क्या इस वाले सवाल का आंसर आपके हिसाब से आना चाहिए? ओके, चलिए मैं बता देता हूं बच्चों। बना लिया आप लोगों ने? 14, 20 और 3 दिया है ना। देखिए 14, 20, 3 का मतलब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक सेट आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इसी सेट के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मतलब सिमिलर है। सिमिलरिटीज ढूंढनी है आपको कि जैसा ये है वैसा इनमें से कौन सा है। देखिए 14 से जाएंगे 20 तक तो 6 का डिफरेंस है, और ये जो 3 दिख रहा है हम कह सकते हैं कि इसका आधा करने पे ये 3 निकल के आ जा रहा है। मतलब ये कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल के इसका आधा कर दिया गया, तो आधा करने पे 3 आ गया। तो अब ये बताइए, इस तरह से अगर चेक करें तो पहला जो ऑप्शन दिया है 7 से जाएंगे 13, कितना का डिफरेंस है? 6 का। और 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। मतलब ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, और इसका आधा करने पे नेक्स्ट टर्म जो कि 3 है वो मिल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं पहला वाला इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा चेक करके देखते हैं। 5 से जाएंगे 10, 5 से गए 10 तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। और 5 का अगर आधा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इस तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल पहला ऑप्शन हो जाएगा इस वाले सवाल का आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करके जल्दी से बताइएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को भी एनालॉजी ही कहते हैं। ये एनालॉजी का सवाल है। 2 दिए गए हैं, 3 दिया गया है, चौथा फाइंड करना है। तो पहले का संबंध जिस तरह दूसरे के साथ है, वैसे ही तीसरे का संबंध चौथे में से किसके साथ होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख रहे होंगे आप। मैंने आपको शुरू से कहा है ना ये चीज़, क्या कहा है बच्चों, कि जब भी कभी रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे आप, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा सवाल आता है पता है आपको? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सवाल आता है अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ। चाहे वो अल्फ़ाबेट का एनालॉगी हो, सीरीज हो, क्लासिफिकेशन हो, वर्ड फॉर्मेशन हो, बहुत सारे टॉपिक हैं अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए। तो एक काम जरूर करिएगा आप, पहले अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट्स ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपोजिट का मतलब क्या है? तो जैसे ए पहला लेटर है और जेड इस अल्फ़ाबेट का आखिरी लेटर है, तो हम कह सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है। अब मैंने कहा प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब ए पहले वाले प्लेस पे है तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी दूसरे वाले प्लेस पे है तो बी का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी मैं इस सवाल को बताता हूँ, देखिएगा एक बारी बच्चों। देखो, ए का अपोजिट जेड हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, एफ का अपोजिट यू हो गया, और जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू हो गया। ये सभी क्या हैं? अपोजिट दिख रहे हैं। सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, जे का अपोजिट क्यू, एल का अपोजिट ओ, आर का अपोजिट आई, एन का अपोजिट एम। इस तरह से बहुत सारे लेटर हैं, 26 में से सभी का आप अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है? ई जी जे एन का अपोजिट क्या होगा? तो देखिएगा, ई का अपोजिट होता है बच्चा वी, जी का अपोजिट क्या होता है? जी टी, जी एस टी कहते हैं इसको। जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट होता है क्यू, जलेबी कचौड़ी ये कहते हैं। एन का अपोजिट क्या होता है? एम। तो मुझे बताना कि आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद है या नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो अगली वाली क्लास में मैं आपको अपोजिट भी याद करना सिखा दूंगा, और लेटर्स के प्लेस वैल्यू भी याद करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा बच्चे? आ जाएगा वी टी क्यू एम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा आपको, वी टी क्यू एम। क्लियर है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स याद हैं या नहीं है। अब देखिए, ये आपके सामने जो सवाल है, ये सवाल आपने मेरे ख्याल से बहुत आसान तरीके से कर लेना है आपको, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, हाल फिलहाल में ही पढ़ा है। तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए। एक बार चेक करके बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये टॉपिक ब्लड रिलेशन है।
बन गया बच्चों? चलिए अब मेरी बारी, मैं समझाता हूँ। देखिएगा, ए और बी भाई हैं तो कर लो ना, ड्रॉ किया जाता है हमारा। ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं। ई एफ की बेटी है और एफ बी की वाइफ है, तो बी की वाइफ कौन हो जाएगी? एफ। और ई कौन है? तो ई एफ की बेटी है, ड्रॉ कर दिया। तो ई का ए से क्या संबंध है? अब देखिए मैंने बताया था ना, ई का ए से, इसका मतलब ये हुआ कि से वाला बंदा पहले वाले को क्या कहेगा, मतलब ई क्या कहेगा ए को, ये बताना है। तो बताइए, ई अपने, ई के पापा कौन हो गए? बी। ई अपने पापा के भाई को क्या कहेगा? चाचा कहेगा ना। तो चाचा को हम क्या कहते हैं? चाचा को हम कहते हैं ई का ए से ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ई कहेगा ए को चाचा, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए क्या कहेगा ई को, ये पूछना है ना, पूछा गया है ना। मैंने कहा था ना, जो से है वो बाद वाले को क्या कहेगा ये बताना है। तो ए क्या कहेगा ई को, ये पूछना है। मतलब रिलेशन दिया है कि ए का ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ए क्या कहेगा ई को। तो बताइए, ई कहेगा अगर ए को चाचा, तो ए क्या कहेंगे ई को? तो ए कहेंगे ई को भतीजी ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भतीजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, नीस। ठीक है, आगे बढ़ें। मतलब चाचा भतीजी का इनके बीच संबंध था, लेकिन हमारा आंसर चाचा ना होकर भतीजी होता, क्योंकि ई के बारे में पूछा गया था कि ई कौन है ए का। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख के मुझे बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन का आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन यहाँ लिखा गया है, डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा गया है, मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन। मतलब प्लस का मतलब किस चीज़ से है? प्लस का मतलब डिवाइड से है, इस तरह से। डिवाइड का मतलब किस चीज़ से है? डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई से है, इस तरह से। मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन से। तो अब कैलकुलेट करके देखिएगा, पहले वाले को अगर चेक करके देखें बच्चों हम लोग, तो डिवाइड का मतलब किस चीज़ से है? मल्टीप्लिकेशन से। तो 10 गुना 5 बराबर 50 यहाँ से हो गया। प्लस का मतलब क्या होता है? डिवाइड से है ना। तो इसको ऐसे करो ना, यहाँ पहले 50 ना करके 10 गुना 5 बट्टे 4 कर देंगे। प्लस का मतलब डिवाइड से है, तो प्लस का 5 बटे 4 कर दिया। अब बताइए यहाँ से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2.5, 4 दूना 8, हाँ 2.5 आ जाएगा। अब बताइए 2.5 को अगर हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10, 5 25, मतलब 12.5 आ जाएगा ना। अब बताइए, पहले वाले के हिसाब से आना चाहिए था 12.5, लेकिन दिया गया है 6, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करके देख लें, 10 माइनस 4, तो माइनस का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि माइनस के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया कि माइनस का मतलब क्या है, इसलिए मैंने माइनस को छोड़ दिया माइनस में ही। प्लस का मतलब डिवाइड से है, तो 4 में अगर 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना जाएगा? 4 भागे 2 बराबर 2, और 10 में से अगर हम 2 को माइनस कर दे तो कितना जाएगा? 8। यहाँ पे 6 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? प्लस का मतलब डिवाइड से है, तो 10 में जब 2 से करेंगे डिवाइड तो 5 आ जाएगा यहाँ। और माइनस का मतलब तो पता ही नहीं है, तो 5 माइनस 5, माइनस का मतलब पता नहीं है, तो माइनस का मतलब माइनस ही समझ के चलेंगे हम। तो 5 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है? डी वाला, एक बार चेक करके देख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब डिवाइड से है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ऊपर में कॉर्नर पे देखेंगे आप। और गुना का मतलब क्या है? तो गुना का मतलब यहाँ से प्लस है, तो 5 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 6, और यहाँ 6 है भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, ये इसका सर्टेन कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आया। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और सही आंसर करें, गलतियाँ ना होनी चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गलत अगर हो गया तो फिर नेगेटिव भी होगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गलतियों को हटाइए और सोचिए क्या इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है। मैं समझाऊँ? देखिए, पॉन्ड और लेक सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब सिमिलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पिस्टल और गन भी सिमिलर चीज़ों को, कार और बस भी व्हीकल्स को, मतलब पिस्टल और गन जो है ये गन को रिप्रेजेंट करता है,
कार और बस जो है वो सिमिलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। चर्च और मॉन्यूमेंट की बात करें तो चर्च का मतलब क्या होता है? चर्च का मतलब गिरजा घर से है, तो ये एक धर्म स्थल है, ये कह सकते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ की बात करी जाती है। लेकिन मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक से होता है। तो स्मारक का मतलब थोड़ी ना पूजा घर वाली बात हो गई। तो मॉन्यूमेंट और चर्च जो दिख रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड दिख रहे हैं। बाकी सभी जो वर्ड्स हैं वो सब कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर कैटेगरी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों में सिमिलरिटीज क्या हो गया कि ये सिमिलर कैटेगरी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और चर्च और मॉन्यूमेंट जो है वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करके जल्दी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए। पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बताना है। इनमें सबसे अलग जो दिख रहा है, अजीब आदमी नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, अजीब जो वर्ड है, अजीब जो वर्ड आपको दिख रहा है वो बताना है कौन सा है। पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए अगर मैं बात करूँ, ये पोस्ट है, पद मत समझिएगा, ये पोस्ट पद नहीं है, पोस्ट है। पोस्ट मतलब पोस्ट जो हम करते हैं ना किसी चीज़ को, पोस्ट, वो वाली पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मुझे जल्दी से बताइएगा बच्चों कि पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो पोस्ट, टेलीग्राम और टेलीफोन ये क्या है? तो ये एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब किसी चीज़ से अगर हम किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन है तो टेलीफोन से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम या पोस्ट से हम अपने मैसेज को भेज सकते हैं ना। मतलब सिंपली ये समझिए कि ये सभी मैसेंजर्स के रूप में काम किया जाता है, मैसेंजर के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्युत जो होता है ये अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी से मैसेज थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, भेज सकते हैं हम। मैसेज भेजने के लिए किसी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, और मैसेंजर के लिए, हाँ ये कह सकते हैं कि मैसेंजर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे टेलीफोन के लिए, टेलीग्राम के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर देखा है तो विद्युत का बाकी सभी जैसा रिलेशन है वैसा रिलेशन विद्युत का नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे अलग यहाँ पे हो जाया करेगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक बार चेक करके देखिएगा, बताइएगा कि जापानीज, स्विस, फ्रेंच और जर्मन में सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है? जापान में रहने वाले को जापानीज कहते हैं, स्वीडन में रहने वाले को स्विस कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच कहते हैं, और जर्मनी में रहने वाले को जर्मन्स कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको। ओके, चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों मैं बताऊँ, स्विस, फ्रेंच और जर्मन ये तीनों जो दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये सभी कैसे हैं बच्चों? तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और ये जो दिख रहा है ये एशियन कंट्री है। तो एशियन की वजह से जापानीज अलग जो आएंगे, बाकी सभी स्विस, फ्रेंच और जर्मन से। स्विस, फ्रेंच और जर्मन क्या है? तो यूरोपियन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आप समझते ही हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट से है। आसान है, एक बार ट्राई करिए, बन जाना चाहिए आसानी से आपसे। जो दिक्कत होगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और मैं चाहता हूं कि फटाफट से आप सेशन को शेयर जरूर करिए बच्चों। शेयर जितना करेंगे उतना मज़ा आता है क्लास कराने में। शेयर आप करते नहीं है तो मज़ा नहीं आता। बच्चे ज़्यादा बढ़ने चाहिए, बच्चे बढ़ते नहीं तो मज़ा नहीं आता। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने मज़े में हम लोग आराम से क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, चलिए सनमित्रा स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। मतलब सनमित्रा जो है वो कहाँ जाती है? सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर जाती है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, कर दिया। देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो 5 जो होगा वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने ज़्यादा ड्रॉ कर दिया। देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ती है और 2 किलोमीटर। अब बताइए, राइट मुड़ेंगे, जाना पड़ेगा इधर की तरफ। अब जब इधर की तरफ जाएंगे तो आप इसके पैरेलल चल रहे हैं ना, तो ये भी 2 और चलना भी तो 2 ही है ना, तो 2 और 2 बराबर कर दिया मैंने। अब कह रहे हैं देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ेगी और 2 चलेगी। तो अब ये बताइए कि टोटल ये अगर देखेंगे, अगर आप टोटल ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये टोटल कितना है? तो ये 5 है ना, जिसमें ये कितना है? 3। तो ये बचा कितना होगा? तो बचा हुआ जो पार्ट होगा तो 2 ही बचा होगा। और अभी कह रहा है कि राइट मुड़ के आप 2 ही चलिए, तो राइट मुड़ के 2 चलेंगे तो यहीं पे पहुंच जाएंगे ना। मतलब जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पहुंच
पहुंच गए तो क्वेश्चन ये दिया है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब उसका फेस किधर है, तो अब उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। तो ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होता है, तो ऊपर में होता है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या, उत्तर। जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, ई। क्लियर है। इन सभी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है और ढेर सारे हमने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी किया है इन क्वेश्चंस पे। मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने प्रैक्टिस कराए थे। इसके अलावा आपने जब क्लास में पढ़ाई की होगी उसमें तो पढ़ा ही होगा आपने। जो हमारा ऐप चल रहा था उसमें अगर आप थे तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा इस टॉपिक को, या फिर बहुत सारे सोर्स हैं पढ़ने के, आपने कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन का मुझे बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं यार ये कुत्ते। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन है गणेश इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट। गणेश एक पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, खड़ा होने तो क्या दिक्कत है। अब कह रहा है ही वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। वो सबसे पहले किधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। कितना मीटर, 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। फर्दर 10 मीटर टुवर्ड साउथ, 10 मीटर जाता है साउथ की तरफ। देन ही वॉक 35 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 35 मीटर जाता है वेस्ट की तरफ। तो देखिए वेस्ट जाएंगे, चलना पड़ेगा इधर, 35 मीटर चलना है तो 35 कहीं ना कहीं इससे तो ज़्यादा ही होगा, 35 चले गए। एंड फर्दर 5 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, अब जाता है 5 मीटर ईस्ट की तरफ। यहाँ हैं आप अभी, अब यहाँ से 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलेंगे हम। अब ये बताइए अगर 5 मीटर यहाँ से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, चलना पड़ेगा इधर की तरफ। अब ये बताओ जरा सा कि टोटल ये कितना है, टोटल ये 35 है। जिस 35 में ये कितना है, तो ये 20 है, तो ये बचा कितना होगा, तो ये तो बचा हुआ 15 होगा ना बच्चों। अब हमें चलना कितना है, तो 5 तो बहुत कम चलना पड़ेगा, यहाँ चले गए। अब क्वेश्चन क्या दिया है, अभी आप यहाँ हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आप यहाँ हैं, अब क्वेश्चन क्या दिया है बच्चे, एक सेकंड रुकिए जरा सा, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इस चीज़ को। ओके, अब देखिए 35 मीटर, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखता हूँ इस चीज़ को, एक बार समझना। 35 मीटर मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, ये टोटल 35 मीटर यहाँ पहुँच गए। अब कह रहा है यहाँ पहुँचने के बाद वापस से आप ईस्ट की तरफ जाइए 5 मीटर। तो ईस्ट की तरफ जाएंगे 5 मीटर, तो मान लेते हैं 5 चले गए हम यहाँ। अब ये बताइए टोटल ये देखा अगर जाए तो टोटल ये 35 है। जिस 35 में ये कितना है, तो ये 20 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो ये तो बचा हुआ 15 होगा ना। अब जिसमें हम 5 चले गए, तो 5 अगर चले गए तो बाकी ये कितना बचा होगा। अब जो यहाँ से यहाँ बचा होगा ये कितना बचा होगा, ये तो 10 बचा होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना। अब ये बताओ जरा सा मुझे, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेर ही रीच लास्ट। कहता है जब वो लास्ट पहुंच गया तो अब वो लास्ट पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। मतलब आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया ये डिस्टेंस कितना है ये बताइए। तो अब ये बताइए ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मैंने बताया था ना आपको कि जब भी कभी डायरेक्शन टॉपिक में एक डायगोनल लाइन है, उस डायगोनल लाइन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसके लिए हमेशा क्या कहा था मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने कर दिया राइट एंगल। अब ये बताओ राइट एंगल में अगर हमें ये पता है और ये वाला पता है तो हम ये तो निकाल सकते हैं ना। रुको मैं एक बार थोड़ा सा इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ यार। 20, 10, 35, 5 है ना। सबसे पहले 20 मीटर ईस्ट की तरफ, 10 मीटर साउथ की तरफ, 35 मीटर ईस्ट की वेस्ट की तरफ, और फिर 5 मीटर वापस चले जाएंगे किधर, तो 5 मीटर वापस चले जाएंगे हम ईस्ट की तरफ। यहाँ से ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है कि आप यहाँ हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। हमें निकालना है ये। तो मैंने कहा था ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। बना दिया राइट एंगल। अभी बताओ अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये और ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये कितना है, तो ये तो इसके बराबर है, तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 10 निकल गया। अब ये बताओ टोटल ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस टोटल कितना है, तो ये 15 है ना, जो कि टोटल 35 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है। जिस 35 में ये वाला 20 है, तो ये तो बचा हुआ 15 ही होगा ना। जिस 15 में ये जो पार्ट है इतना यहाँ तक, ये पार्ट कितना है, तो ये 5 है। अब ये 5 तो ये कितना बचा, ये 10 बचा ना। अब ये बताओ ये 10 हो गया और ये भी 10 है, तो 10 ये हमें निकालना है ये, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 तो ये कितना हो जाएगा, निकाल के देखिए 10√2 हो जाएगा ना।
10√2 इसका आंसर आना चाहिए था। तो बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, तो आ गया 10√2, जो कि आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर 10√2। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कहीं ये दिया हुआ है नहीं, तो एक सेकंड चाहिए। 20 मीटर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 35 मिनट चलता है, पूर्व की ओर 5 मिनट चलता है। ठीक है, सब सही बनाया मैंने, कुछ गलत है इस क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शंस गलत दिए हुए लगता है मुझे एक बारी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 10√2 था। तो अगर आपने 10√2 किया था तो आप बेशक सही थे। आप मुझे बताना कि क्या इसमें कुछ और कर सकते थे हम लोग? नहीं कर सकते थे मेरे ख्याल से, जो मैंने किया वो सही था। और कैलकुलेशन अगर गलत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करिए, जल्दी से बताइएगा बच्चों। आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये तो। 5, 9, 13, 17, 25। तो 5, 4, 9, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21 ना, तो यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। मतलब सब में +4 +4 +4 हो रहा है। आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलो इस वाले सीरीज को बनाओ जल्दी से। चेक करिए, टाइम लीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? बता दीजिएगा जल्दी से मुझे कमेंट करके। ओके, देखिए मैं समझा देता हूँ बच्चों। देखिए पहले में लिखा गया है 2 + 2, फिर लिखा गया है 6 + 13, फिर 12 + 4। अब देखिएगा 2, 4, 6, 6, 6, 12। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए ना बच्चों इस क्वेश्चन में, देखो सभी जितने भी यहाँ पे सीरीज दिए ना कॉमा से पहले, जैसे कॉमा से पहले ये दिया हुआ है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया, ऐसे दिया है ना। तो हर जो नया सेगमेंट आ रहा है, जो नया वर्ड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे 12 + 4 20 + 5 आ रहा है। तो देखिए जैसे मैं कह रहा था कि जो भी कॉम्बिनेशन है ना, जैसे 2 + 2 का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, फिर 6 + 3 का। तो इसमें करना क्या है कि हर नंबर के हर जो कॉम्बिनेशन है उसका पहला पहला चेक करना है, ऑल्टरनेट करके। 2 से गए 6 तो 4 बढ़ा, 6 से गए 12 कितना बढ़ गया, पहले में 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 12 से गए 20 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर 20 से गए 30 तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। अब बताइए पहले में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो अब कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो 30 में अगर 12 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, जो कि 42 किस में दिख रहा है, तो 42 किसी एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि इसका आंसर 42 वाला ही होगा। वैसे आगे चेक करके देख लीजिए आप एक बारी। पहले में 2, फिर 3, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 आ जाएगा। तो 42 + 7 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करके बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। कि जिस तरह से BYDWFU का संबंध है, वैसे ही इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेम पैटर्न को फुलफिल करता है, जैसा कि BYDWFU पैटर्न फुलफिल करता है। तो B का अपोजिट Y, D का W, F का U होता है ना, अपोजिट करके दिया गया है। तो A का अपोजिट Z हो गया, C का अपोजिट X ठीक है, D का अपोजिट W होता है, D का अपोजिट होता है W, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। यहाँ पे A का Z ठीक है,
सी का एक्स होना चाहिए, सी का एक्स ना होके गलत दिया हुआ है यहाँ पे। आगे में जी का अपोजिट टी है, जी का टी ठीक है। आर का आई का अपोजिट आर होता है, ये भी दिया गया है। और के का अपोजिट पी होता है, ये भी दिया गया है। मतलब तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है ये पूरा पूरा इसी पैटर्न को फुलफिल कर रहा है जिसको ये फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे चेक करिए, बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका कोड लिखा गया है ये, इसका कोड लिखा गया है ये, तो बताना है इसका कोड क्या होगा। तो मैंने कहा था ना, जब दो चीज़ें दी गई हैं, जब दो का कोड दे दिया गया है और तीसरे का कोड फाइंड करना है, तो 24539 का कोड फाइंड करना है ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। इसमें कॉमन ढूंढिए, देखिए 24539 कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है। तो 24 का मतलब यहाँ से क्या दिया है, तो 24 का मतलब यहाँ से ए एल दिया है, ए एल आ जाएगा पहले, ए और एल यहाँ कर देंगे। 5 का मतलब यहाँ से क्या दिया, 5 का मतलब कहाँ गया भाई, यहाँ, अच्छा इसमें दूसरा है, यहाँ 95789 दिया है ना, तो इसमें 5 जो है वो दूसरा है, दूसरे का मतलब क्या है, जी है, तो ए एल जी आ जाएगा यहाँ पे। और 3 का मतलब क्या है, 39 का मतलब देखते अगर हम, 3 का मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा, 3 का मतलब क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और 9 का मतलब क्या होगा, तो 9 का मतलब यहाँ से मिल जाएगा आपको, 9 का मतलब टी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर, एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ, स्काई का कलर कैसा होता है, क्लियर जो स्काई होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर तो ब्लू होता है। लेकिन ब्लू को हम यहाँ कहते क्या है, तो ब्लू को देखिए, ब्लू इज कॉल्ड स्काई ना, तो ब्लू को हम कहते हैं स्काई है। मतलब ये कि स्काई का कोई कलर होता है ब्लू, और ब्लू को हम कहते हैं स्काई, मतलब स्काई को हम क्या कहेंगे, तो स्काई को हम स्काई ही कहेंगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस वाले क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं कि सर स्काई को फिर तो हम येलो कहेंगे, येलो को तो वाटर कहेंगे, ऐसे में गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको हर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते जाना है, जिस स्टेप में आपका आंसर आ रहा है उसी में रुक जाना है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बच्चों, चेक करिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा, बहुत आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है ये सारा। और मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी करें ताकि हम लोग 40 मिनट में इन टॉपिक को कंप्लीट कर ले अच्छे से आज। फिर से वही बात, डिवाइन का कोड दिया गया है इतना, पावरफुल का कोड निकालना है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग फिर से आ गया ना। तो बताइए डिवाइन को लिखा गया कैसे, देखते हैं एक बार चेक करके, DIVINE। अब देखिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो चीज़ों का कोड दिया गया था और तीसरा हमें फाइंड करना था, ठीक था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक का दिया गया है और दूसरा फाइंड करना था। जब एक का दिया गया हो और दूसरा फाइंड करना हो ना, इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब 2 या 3 दिए गए हो और अगला फाइंड करना हो, जैसे 2 दे के तीसरा फाइंड करना हो, तो उसमें कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। जब 2 चीज़ें दे दी जाए और तीसरा फाइंड करना पड़े तो कॉमन ढूंढिएगा, लेकिन जब एक ही चीज़ दिया जाए और दूसरा फाइंड करना पड़े तो इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आपको, लॉजिक क्या है। तो डिवाइन को क्या लिखा गया, लिखा गया AFSFKB। अब देखिएगा, डी में से अगर हम 3 माइनस कर दें, डी का प्लेस 4 होता है, 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। आई का 9, 9 में से अगर 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 6, जो कि एफ का होता है। वी का 22 होता है प्लेस वैल्यू, 22 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा, जो कि एस का होता है। आई का प्लेस कितना होता है, 9, 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, एफ का आ गया। मतलब सब में -3 -3 -3 किया जा रहा है ना। तो पावरफुल का निकालना है, POWERFUL, पावरफुल का। तो P का होता है 16, 16 में से गया 3 तो 13, 13 किसका होता है, M का।
ओ का होता है 15, 15 में से गया 3 तो 12, 12 किसका होता है? एल का। डब्लू का होता है 23 होता है डब्लू का, 23 में से 3 गया तो कितना जाएगा? 20 होता है टी का। ई का 5, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 2। बी आर का क्या होता है? 18, 18 में से 3 गया तो 15, 15 ओ का होता है। तो एम एल टी बी ओ करके कहीं ऑप्शन दिया होगा, देख लेते हैं एक बारी। एम एल टी बी ओ, ई का 5 में से 3 गया 2, डब्लू का होता है टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू का 23, 23 में से 3 गया तो 20, ठीक तो है। एम एल टी बी ओ होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, टी बी ओ। आगे चेक करके देख लो ना यार। एफ का 6, 6 में से गया 3 तो 3 सी का। यू का 21 में से 3 गया तो 18 आर का। एल का 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 किसका होता है? आई का। तो एम एल टी बी ओ सी आर आई, एम एल टी बी ओ सी आर आई ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जो था ना डी, यहाँ पे डी के बजाय ओ होना चाहिए था, गलत दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर बी ही करेंगे, लेकिन आंसर में जो ऑप्शन है इस डी को हटा के यहाँ पे ओ कर देंगे। क्लियर है? बाकी सब सही है। आपने लॉजिक सही दिया था। आपका लॉजिक अगर ऐसा था जैसा मैंने दिया तो बेशक आपने सही लॉजिक दिया था। ऑप्शंस गलत हैं, कोई इशू नहीं है, उसको हमने ठीक कर लिया। कह रहा है कि ये एक वर्ड है एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी में मत देखें, हिंदी में कुछ गलतियां हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन जो वर्ड दिया है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड, वन of which cannot be found by using the letter given the word, find the word। मतलब ये कि एग्जामिनेशन एक वर्ड दिया गया है, इनके लेटर्स की मदद से हम इन 4 ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से किसको हम नहीं बना सकते हैं। कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाली बात है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड मतलब किसको हम नहीं बना सकते हैं, ये बताना है। एग्जामिनेशन से एक बार चेक करके देखते हैं। तो पहला क्या दिया है? एग्जामिन दिया है। तो एग्जामिन में देखेंगे अगर तो 2 बार ई है ना, शुरू में भी ई है और लास्ट में भी ई है। और एग्जामिनेशन वर्ड में कितनी बार ई है? तो एक ही बार ई है ना। अब बताइए, जब एग्जामिनेशन में एक ही बार ई है तो क्या हम 2 बार ई का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो लेटर जितनी बार है उसका उतनी ही बार यूज़ कर सकते हैं हम। तो एग्जामिन में चूंकि 2 बार ई का यूज़ किया गया, मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है। बाकी भी एक बार चेक करके देखिए, नेशन, नोट या टोन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो नेशन में NATION, देखिए नेशन जो दिख रहा है ये यहाँ दिख रहा है मुझे। नेशन NOTE, तो NOT और ई, नेशन नोट भी बन सकता है। और टोन तो नोट का उल्टा है, तो टोन भी बन सकता है। मतलब B, C और D बन सकते हैं, ए नहीं बन सकता। और हमें फाइंड यही करना था कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करके देख लीजिएगा, बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। दिया है रेसुरेक्शनिस्ट। बताना है रेसुरेक्शनिस्ट जो वर्ड है इसके लेटर्स की मदद से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, एक बार चेक करके बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा बच्चों आपके हिसाब से। पहला दिया है टूरिस्ट, देखिए एक बार चेक करके, टी यहाँ से आ जाएगा, ओ यहाँ से, URIS यहाँ से और टी यहाँ से आ जाएगा। टूरिस्ट बन सकता है, मतलब टी 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। नॉइज़ को देखेंगे NOISE, तो NOIS और ई, नॉइज़ भी बन सकता है। सॉकर का क्या होगा? सौरेश्वर का है ना, सौरेकर, इसका कोड निकालना है। तो SORCERER, सॉर्करर दिया है ना, तो SORCERER। तो एस कहाँ है भाई? एस यहाँ, SOR C यहाँ से, ERER और R, सॉर्सरर बन सकता है। टेंडर का देख लेते हैं एक बार। टेंडर में टी है तो टी भी देखिए, टेंडर में जो वर्ड है इस टेंडर वर्ड में डी एक लेटर यूज किया गया है, लेकिन इस वाले वर्ड में डी कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है। हमें यही तो ढूंढना था ना, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। चेक करो, अगला बताओ। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर करें, बस कहाँ? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या है। क्वेश्चन है OEHM है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चों? OEHM। तो बताना है कि OEHM से हम कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं।
हर लेटर का हम केवल एक बार यूज करेंगे और आपको बताना है कि केवल एक बार यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। मीनिंगफुल मतलब जिसका अर्थ निकल के आता हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, OEHM से क्या बन जाएगा, तो एक बन जाएगा होम, HOME। होम मतलब क्या होता है, घर, तो होम बन गया एक मीनिंगफुल वर्ड। ऐसे और कितने बन सकते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि इसका आंसर कितने वर्ड बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करके #19 का आंसर बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डिवाइन का कोड दिया गया है, पावरफुल का कोड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने किया था ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें मैंने कहा था ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इस बी में डी के बदले ओ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्या है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन कहलाता है मैट्रिक्स का। ये टॉपिक क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका प्रॉपर आंसर है। और अगर आपने मेरे से मैट्रिक्स पढ़ा है तो मैंने कुछ ट्रिक बताया था ना मैट्रिक्स के लिए, उस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक क्या था बच्चों, वो था मेजॉरिटी मेथड। मेजॉरिटी मेथड क्या होता है, जिसकी संख्या कई बार होती है ऑप्शन में, जो कई बार ऑप्शन में यूज़ किया गया होता है, उसके सही होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे चेक करके देखिएगा, मैं बताता हूँ। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 24 24 24 सब में कॉमन दिख रहा है, 41 41 कॉमन दिख रहा है। मतलब अगर गौर से ही देखा जाए तो 11 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, 41 भी कॉमन है। मतलब ये कई बार कॉमन आए हैं। जब ये ज़्यादा बार कॉमन आए हैं मतलब ये कि 11 24 और 41 के सही होने की चांसेस ज़्यादा है। जो ज़्यादा बार रिपीट करता है ना बच्चे, उसके सही होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब ये बताइए जरा सा कि अगर इसमें देखा जाए पहले ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में 3 चीज़ें कॉमन है, 41 24 11। दूसरे में कितने कौन कौन सा ऑप्शन कॉमन है, तो 11 कॉमन है, 24 कॉमन है। तीसरे में कौन कौन सा कॉमन है, तो 41 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो इस वाले ऑप्शन में 3 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, इस वाले में 2 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, इस वाले में 1 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। तो किस में कॉमन ज़्यादा दिख रहा है? जिसमें ज़्यादा कॉमन दिखेगा ना उसको हम पहले चेक करेंगे। तो पहले हम किसको चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को, क्योंकि इसमें 3 ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो कॉमन दिख रहा है मेजॉरिटी के हिसाब से। तो हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो पहले को चेक करके देखिए। सबसे पहले 85 का मतलब देखो, हिप्स लिखा गया है ना, HIPS। तो 85 का मतलब क्या है, H से है। 41 का मतलब क्या है, I से है, ऐसा है। तो 85 चेक करो तो 8 यहाँ से आ जाएगा और 5 यहाँ से आ जाएगा। तो 85 का मतलब क्या है, H है, ठीक है, पहला सही दिख रहा है। 41 का मतलब क्या दिया, I, तो 4 यहाँ से और 1 यहाँ से है, तो 41 का मतलब I है, ये भी सही है। 24 का मतलब P दिया हुआ है, तो 2 यहाँ से है और 4 का मतलब यहाँ से, तो 24 मतलब कॉमन P आ गया। और S का मतलब क्या दिया, 1 1, तो S का मतलब 1 यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया। तो S का मतलब 1 1 का मतलब S हो गया। तो HIPS के लिए प्रॉपर जो कोड निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका आंसर, पहला। ये क्वेश्चन तो खैर आप सभी इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे ही बच्चों, ऑब्वियसली होंगे। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका जो ऊपर में ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज का मिरर इमेज क्या होगा। और मिरर लगाया कहाँ गया है, तो मिरर बाएं तरफ लगाया गया, लेफ्ट साइड में। देखिए, विन जो है इसका मिरर इमेज तो ऐसा बनेगा। और ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, बाकी यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ तो सीधे विन ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चेक करके मुझे बताना क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके है। इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, कागज़ का एक टुकड़ा मुड़ा और नीचे दिखाया गया, मोड़ा गया और उसको नीचे दिखाया गया है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, उत्तर आंकड़ों में से अपनी प्रतिक्रिया चुनें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि साफ साफ आपको दिख जाए ये क्वेश्चन। पहले एक पेपर था, इसको बीच से मोड़ के राइट साइड की तरफ मोड़ा गया तो ऐसा बन गया। फिर इसको नीचे से मोड़ के ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया तो ऐसा बन गया। तो अब आपको बताना है कि अगर यहाँ पे बीच में मैंने कट लगा दिया तो इस कट को जब ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा।
देखिए जब सबसे पहले कट को ओपन करेंगे तो जैसे जैसे मोड़ा गया ना वैसे वैसे ओपन करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये नीचे की तरफ ओपन होगा और नीचे भी तो ऐसा ही इमेज बनेगा ना, जैसा इमेज यहाँ है वैसा ही ये बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा इमेज, ऐसा बन जाएगा ना कलरफुल करके। देखेंगे तो चौथा ऑप्शन ही दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन तो नज़र भी नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आपको बताना है कि ये जो इमेज आपको दिख रहा है, इस इमेज को पूरा करने के लिए इन 4 में से किस ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, इस इमेज को पूरा करने के लिए इन 4 में से कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो इसको बंद करना होगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन दे के ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा ये। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 या 3 में से कोई एक आंसर आना चाहिए इसका। अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के बाद एक सर्कल आएगा ना ऐसे मोड़ने के लिए इसको, तो सेकंड वाले में सर्कल आना चाहिए, जगह सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो दूसरे वाले स्थान पे ऑप्शन नंबर 3 में सर्कल दिख रहा है। तो बाकी तो गलत हो ही गया ना। तो 2 और 3 में से कोई एक था आंसर, लेकिन 2 भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा आंसर, 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो आपने आंसर क्या किया था मुझे बता जाइएगा कमेंट करके। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का। जल्दी चेक करके मुझे बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है, जो आकृति ये जो डायग्राम दिया गया है आपको, ये डायग्राम इनमें से कहीं छिपा हुआ है, इन चारों में से बताना किस में छिपा हुआ है। बहुत सिंपल है, किस में दिख रहा है, 3 नंबर में। कैसे देखिएगा, 3 नंबर में देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है, 3 नंबर में जो ये बीच वाला पोर्शन है यही तो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। तो मुझे बताना कि आज का जो सेशन हमने किया 25 क्वेश्चन का, बहुत सिंपल था मेरे ख्याल से जो। तो इस 25 क्वेश्चन में आपने 25 के 25 गेन किए कि 25 से थोड़े कम रह गए, आप कितने कम रह गए मुझे बताना। और टोटल बताना कि 25 में से कितने आपने सही किए, कितने गलत हुए, और कितने टोटल मार्क्स आपको मिले हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। जितना आपको यहाँ मार्क्स मिल रहा है, उम्मीद करिए कि इसी रेशियो में आपको एग्ज़ाम में भी मार्क्स मिलेगा। इससे जितना ज़्यादा सुधार आप यहाँ करेंगे उतना ज़्यादा सुधार आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस करते रहिएगा, हम लोग उस चीज़ को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और जहाँ तक हो सके ना, इस सेशन को शेयर करा करिए आप। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने मज़े में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उतना मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में भी, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए और तैयारी करिए। जब तक मौका है, जब तक घर में कुछ काम नहीं, तब तक आप बैठ के आराम से तैयारी करिए। मन भी लगा रहेगा आपका और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और जय हिंद।